अस्सलाम वालेकुम। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस को। मियोसिस क्या होती है? मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जर्म सेल्स के अंदर होता है। जर्म सेल्स वो सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें गैमेट्स भी कहा जाता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते। उन सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है उसको कहा जाता है मियोसिस। हम लोगों ने हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो सेल साइकिल होते हैं उसकी दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है इंटरफेज जिसको कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज, और ये 95% जो एक सेल है वो अपना जो टाइम स्पेंड कर रहा होता है वो इंटरफेज के अंदर कर रहा होता है। इंटरफेज के अंदर आगे से फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S फेज, G2, और दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है M फेज। एम फेज डिपेंड कर रहा होता है, एम जो यहाँ पर वर्ड है वो डिपेंड कर रहा होता है कि सेल किस टाइप के सेल्स के अंदर डिवीजन हो रही होती है। अगर तो डिवीजन हो रही होगी सोमैटिक सेल्स के अंदर, तब एम फेज को उसका नाम मिल जाएगा माइटोसिस, और अगर डिवीजन जो है वो जर्म सेल्स के अंदर होगी तो तब जो एम है वो कहलाएगा मियोसिस। हम लोग इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसका आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आपको अच्छे से मियोसिस समझ आएगी। फिर हम लोग ने सेकंड लेक्चर के अंदर माइटोसिस को भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी जो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आप वहां से जाके अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप देख लें। अब जैसे ही जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने डिवीजन के अंदर जाना है, सेल को डिवाइड करना है, तो वो क्या करते हैं, वो भी सबसे पहले एंट्री लेते हैं किसके अंदर? इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर क्यों? क्योंकि सेल ने खुद को प्रिपेयर करना होता है। अब सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, उन सबको सेल ने डिवाइड करना होता है, ताकि जब मियोसिस के रिजल्ट में जितने सेल्स बने उनके अंदर हर कंपोनेंट जो है सेल का वो इक्वली डिवाइड हो। G1 फेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं। ज्यादातर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो G1 के अंदर ही डुप्लीकेट कर जाती हैं, यानी कि G1 के अंदर ही उनकी सिंथेसिस हो जाती है। कुछ ऐसी होती है जिनकी नहीं होती। वो कौन कौन सी हैं वो जब आप लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कौन कौन सी है। डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। G1 कंप्लीट होने के बाद सेल की एंट्री होती है एस फेज। एस फेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या होता है? डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। अब जेनेटिक मटेरियल जो है उसने भी डेफिनेटली डिवाइड करना है, क्योंकि जितने मियोसिस के रिजल्ट में सेल बनेंगे उनके हर एक के अंदर इक्वल अमाउंट में डीएनए की जो कॉपी है वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के अंदर पूरे के पूरे सेल की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फिर जैसे सेल एस फेज कंप्लीट हो जाता है, सेल की एंट्री होती है G2 फेज में। G2 फेज में वो ऑर्गेनेलीज जिनकी सिंथेसिस G1 के अंदर नहीं हुई होती, G1 के अंदर वो नहीं बनी होती, उन्होंने कहाँ पर बनना होता है? G2 के अंदर बनना होता है। उसके साथ साथ प्रोटीन्स की भी यहाँ पर सिंथेसिस होती है, आरएनए की भी सिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सेल ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि मियोसिस करनी होती है, सेल ने डिवाइड करना होता है। इसलिए G2 फेज के अंदर सेल जो है खुद को प्रिपेयर करता है। ये सारा कुछ हो जाता है। जैसे G2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेल की एंट्री होती है कहाँ पर? एम फेज में। जर्म सेल्स के अंदर हो रही है तो यानी कि मियोसिस के अंदर एंटर होगा। मियोसिस में क्या होता है उसको आप डिस्कस करते हैं। मियोसिस के लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इसे रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो बनने वाले डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उससे बनने वाले जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। देखिए पहले 46 थे, जब न्यू डॉटर सेल्स बने मियोसिस के रिजल्ट में तो 23 हो गया, हाफ हो गया ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसी वजह से मियोसिस कहा जाता है कि ये क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 साइकिल्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस जो है वो उसके 2 साइकिल्स होते हैं, यानी कि एक मियोसिस जो है वो 2 के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस टाइम। मियोसिस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, यानी कि एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। लेकिन जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होती है, यानी कि
सेल 2 बार डिवाइड करते हैं, उनकी डिवीजन 2 बार होती है, लेकिन उनके अंदर जो डीएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा। कैसे होगा देखें, ये है, ये सेल सबसे पहले इंटरफेस के अंदर एंटर होता है, G1 स्टेज आती है, फिर एस आती है। एस के अंदर क्या होती है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। डीएनए जो होता है वो डिवाइड कर जाता है, सॉरी, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसी कॉपी बना लेता है। सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ पर होता है, एक बार ही एस फेज के अंदर ही होता है। उसके बाद G2 आता है। G2 के बाद सेल क्या करता है, मियोसिस के अंदर एंट्री लेता है। सबसे पहले क्या आते हैं, मियोसिस 1, और उसकी स्टेजेस आती हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसके साथ ही कैरियोकाइनेसिस का ये 4 स्टेजेस जो होती हैं वो कैरियोकाइनेसिस में आती हैं। इसके साथ ही जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर सेल क्या करता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर एंटर लेता है। ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये है आपके पास साइटोकाइनेसिस 1। इसके अंदर जो एक सेल है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी सबसे पहले क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस आती है, यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर आती है साइटोकाइनेसिस 2। तो इन सब में क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन सिर्फ एक बार ही किसमें हो रही है, एस फेज में, क्योंकि इंटरफेस सिर्फ एक टाइम पर ही हो रहा होता है। इंटरफेस एक टाइम पर होता है, यानी कि एक बार ही इंटरफेस है। उसके साथ ही जैसे इंटरफेस कंप्लीट होने के, G2 फेज कंप्लीट होने के साथ ही जब सेल की एंट्री प्रोफेज 1 में हो गई है, तो उसके बाद सेल ने दोबारा एस फेज में मूव नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है कि 2 साइकिल होते हैं मियोसिस के। मियोसिस कंप्लीट 2 साइकिल्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। लेकिन जो डीएनए की डुप्लीकेशन है वो सिर्फ एक बार ही हो रही होती है। वो कौन से स्टेज में होती है, वो होती है एस फेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्टली अकर्स इन डेप्लॉयड सेल। ये ज्यादातर डेप्लॉयड सेल्स के अंदर होती है। डेप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, इनको अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया। उसका लिंक जो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करें। अगर आपको नहीं पता डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया इसको। नेक्स्ट है, अकर्स इन जर्म सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के रिजल्ट में जर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है, तो वो किस वजह से होती है, वो मियोसिस की वजह से ही होती है। ये एनिमल सेल्स के अंदर होता है, यानी कि ये ज्यादातर ये कहा जाता है मियोसिस जो है वो गैमेट्स के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एनिमल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस में होती है, यानी कि गैमेट्स के अंदर मियोसिस हो रही होती है। जबकि प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट्स के अंदर भी मियोसिस हो रही होती है। जब स्पोरेंजियम सेल्स के अंदर, जो स्पोरेंजियम के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मियोसिस करते हैं, और उसके रिजल्ट में वो मेल और फीमेल स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये कहना गलत है कि मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स के अंदर ही होती है। नहीं, गैमेट्स के अंदर नहीं होती। गैमेट्स के अंदर मियोसिस होती है वो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होती है, एनिमल्स के केस में होती है। प्लांट्स की बात करें तो वो स्पोर्स के अंदर भी हो रही थी, स्पोरोफाइट्स के अंदर भी हो रही होती है। मियोसिस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही होती है मियोसिस के अंदर, ताकि आपको समझना आगे आसान हो जाए। हम लोगों ने कहा कि मियोसिस जो है वो 2 साइकिल्स के अंदर कंप्लीट होती है। कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 1 है, इसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस 1 और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 1 के स्टेजेस हैं, तो इसलिए सबके साथ क्या लग रहा है, 1 1 लग रहा है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस काइनेसिस मीन डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस 1 वो स्टेज होती है, वो पहली डिवीजन होती है जहां पर न्यूक्लियस जो है फर्स्ट टाइम डिवाइड कर रहा होता है। अब कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है, यानी कि उन्हीं 4 स्टेजेस के अंदर होता है जो माइटोसिस के अंदर स्टेजेस होती है। कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। टीलोफेज के एंड पर क्या होता है, जैसे टीलोफेज का एंड होता है तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। अब एक सेल के अंदर कभी भी 2 न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते, ये नेचर के अगेंस्ट होता है। तो सेल क्या करता है, सेल डिसाइड करता है कि अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया जाए, तो वो एंट्री लेता है किसके अंदर, साइटोकाइनेसिस के अंदर। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। और ये पहली डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस 1 वो पहली डिवीजन होती है जहां पर सेल फर्स्ट टाइम जो होता है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, और एट द एंड साइटोकाइनेसिस 1 के रिजल्ट में एक सेल जो है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है। अब मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है,
मियोसिस 2 के अंदर भी दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस 2 और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैरियो मीन न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन। यहाँ पर सेकंड टाइम न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और वो भी उन्हीं 4 स्टेजेस के अंदर होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। और टीलोफेज 2 के एंड पर एक सेल के अंदर क्या होता है, दो न्यूक्लियस आ जाते हैं और फिर सेल की एंट्री कहाँ पर होती है? साइटोकाइनेसिस 2 के अंदर होती है। और साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होता है, एक सेल जो है वो उसका जो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है, क्योंकि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइनेसिस 2 के कंप्लीट होने के साथ ही जो उसका मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। देखें, ये एक सेल है जिसको हम लोग नंबर 1 का देते हैं। अब ये नंबर 1 सेल जो है ये डिसाइड करता है कि इसने सेल साइकिल के अंदर एंटर होना है, इसने डिवाइड करना है। तो ये क्या करेगा, एंटरफेज के अंदर एंटर होगा और इसने ये क्या करेगा, ये एंटर होगा इंटरफेस के अंदर एंटर होगा। तो प्रिपरेटरी फेज है, इंटरफेस में सारे के सारा जो जो सेल है उसने अपनी क्या करनी है, जितने भी कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनेलीज हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उन सब को बनाना है, उनके सबकी सिंथेसिस करनी है, ताकि एक सेल ने दो सेल के अंदर डिवाइड होना है तो दोनों सेल के अंदर सब कुछ जाए। सबसे पहले G1 आएगा, फिर उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में क्या करता है, जो सेल है वो अपना डीएनए जो है उसकी डुप्लीकेशन करता है। डीएनए की डुप्लीकेशन करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें आ जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर एक सेल है, उसके पास दो दो क्रोमेटिड्स हैं। बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर जो डीएनए है वो आ जाता है। जो नंबर 1 है उसके पास क्रोमोसोम जो रेड वाला है और जो ब्लू वाला है उनके पास एक एक क्रोमोसोम है। उनके पास सिंगल क्रोमोसोम्स विद सिंगल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड है। देखिए, रेड वाला क्रोमोसोम है उसके पास भी एक ही क्रोमेटिड है और जो ब्लू वाला है उसके पास भी एक ही क्रोमेटिड है। लेकिन एस फेज के बाद क्या होता है, जो रेड वाला है उसके पास दो क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, जो ब्लू वाला है उसके पास भी दो क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो गया। अगर आपको नहीं पता कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं और इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, तो उसको एक अलग वीडियो के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उसका लिंक जो है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख ले। अगर आप वो देखेंगे तो आपको वो लेक्चर, उसके बाद ये वाला लेक्चर आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब एस फेज है, एस फेज कंप्लीट होने के बाद G2 फेज आएगा। G2 के बाद क्या हो जाएगी, मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कैरियोकाइनेसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। और कैरियोकाइनेसिस के लास्ट में जो एक सेल है वो इस तरह से, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब एक सेल के अंदर कभी भी दो न्यूक्लियस नहीं रह सकते, तो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 1 होगी और एट द एंड हमारे पास इस तरह से दो दो सेल बन जाएंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि पर्पस तो यही होता है कि एक सेल ने दो सेल के अंदर डिवाइड करना है। एक सेल दो के अंदर डिवाइड कर गया तो इसके साथ ही साइटोकाइनेसिस के लास्ट 1 के लास्ट में ही जो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट क्यों नहीं होता। क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर ये जो मैं इनको नंबर 2 का दे देती हूँ, ये जो नंबर 2 में सेल हैं, इन सेल के पास दो दो क्रोमेटिड्स हैं। देखिए, ये जो ब्लू वाला है इसके पास भी दो क्रोमेटिड्स हैं, रेड वाले के पास भी दो क्रोमेटिड्स हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि दो दो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो। कभी भी ऐसा नहीं होता, ये नेचर के अगेंस्ट है। हमेशा किस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से आपको नंबर 1 के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इस फॉर्म के अंदर लाने के लिए अब क्या होगी, सेल ने मियोसिस 2 के अंदर एंट्री लेनी है। अब मियोसिस 2 के अंदर एंट्री लेने से पहले सेल जो है वो एक और स्टेज से गुजरता है, उसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, इंटर मीन बिटवीन, काइनेसिस मीन डिवीजन। दो डिवीजन के दरमियान के अंदर, दरमियान में जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो थोड़े से टाइम के लिए स्टेज होती है, उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, सेल जो होता है वो दोबारा से अपनी सारी चीजों को बनाता है। ऑर्गेनेलिस को बनाएगा, क्योंकि सेल ने दोबारा से डिवाइड करना है। ऑर्गेनेलिस को बनाएगा, प्रोटीन्स को बनाएगा, उसके साथ साथ क्या करेगा,
अपने जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, एटीपीज है, उनकी सिंथेसिस करेगा। लेकिन याद रखिएगा इंटरकाइनेसिस में डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होती, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। वो सिर्फ एक टाइम पर ही होती है। वो किस में होती है? एस फेज के अंदर ही होती है, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी डबल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। देखिए हर सेल में हर जो क्रोमोसोम है उसके पास दो दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए डबल अमाउंट में प्रेजेंट है। इसलिए डीएनए जो है वो उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी इंटरकाइनेसिस के अंदर। बाकी सारी चीजें बनेंगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एंजाइम्स बनेंगे, एटीपीज बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। जो वो हैं सेंट्रियोल्स हैं वो भी डुप्लीकेट करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बस डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होगी। अब जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होती है तो मियोसिस 2 में क्या होता है? वही स्टेज आ जाएगी। ये जो नंबर 2 वाले हैं वही यहाँ पर आ गए। अब नंबर 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगी। कैरियोकाइनेसिस में वही टीलोफेज के लास्ट में क्या होगा? इस तरह से दोनों सेल जो हैं वो उनके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी। और जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी एनाफेज 2 में ये जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में जो जुड़े हुए होते हैं एक सेंट्रोमियर के साथ, वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और देखिए पहले जो ब्लू वाले क्रोमेटिड्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे, और इसमें क्या है? सेपरेट सेपरेट हो गए। हर सेल के पास दो दो न्यूक्लियस आ गए। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नहीं रह सकते, तो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस 2 होगी। और साइटोकाइनेसिस 2 के रिजल्ट में हमारे पास इस तरह से 4 सेल बन जाएंगे। अब याद रखिएगा मियोसिस के कंप्लीट होने में हमें एट द एंड 4 सेल मिलते हैं। पहले हमारे पास एक सेल था, एक सेल के रिजल्ट में हमें यहाँ पर कितने सेल मिले हैं? 4 सेल मिले हैं। और देखिए अब ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 के अंदर देखिए कितने क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं। एक नंबर 1 सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 हैं। एक ब्लू वाला है और एक रेड वाला है। लेकिन यहाँ पर जो बनने वाले सेल है, इन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है। देखें पेरेंट सेल के अंदर 2 थे, जब जो नए बनने वाले सेल है उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक एक है। तो इसको कहा जाता है ये है रिडक्शनल डिवीजन। हमने यही बात की थी, मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो रिड्यूस हो गया ना, पेरेंट सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, लेकिन जो बनने वाले सेल है उनके अंदर कितने? एक एक क्रोमोसोम्स है। तो रिडक्शन डिवीजन क्लियर होगी। अब इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोफेस 1 को। प्रोफेस ऑफ मियोसिस 1 इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज। ये जो मियोसिस 1 का प्रोफेज होता है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 मेन स्टेजेस। ये आगे से 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। वो कौन कौन से स्टेज होती हैं? एक होती है लेप्टोटीन, सेकेंड होती है जाइगोटीन, फिर होती है पैकेटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट वन है डायकाइनेसिस। अब इन्हीं स्टेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो मियोसिस होती है वो माइटोसिस से डिफरेंट होती है। अब ये जो स्टेजेस है इनको याद रखना एक सीक्वेंस में, इनका जो सीक्वेंस है उसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ नहीं आती कि पहले लेप्टोटीन आती है उसके बाद कौन सी स्टेज आती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक निमोनिक लेकर आ रही हूँ, और वो निमोनिक ये है कि आपने बस इनको याद रखना है किस तरह से। लिटिल ज़ारा पैक डीप डिनर। अब यहाँ पर जो लिटिल है वो रिप्रेजेंट करेगा लेप्टोटीन, ज़ारा से आपने याद रखना है जाइगोटीन को, पैक से पैकेटीन को, डीप से डिप्लोटीन को, और डिनर से आपने याद रखना है डायाकाइनेसिस को। यही इनका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं हो सकता। चलें अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से इनके इवेंट होते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेप्टोटीन स्टेज को। इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क कॉल्स टू फॉर्म क्रोमेटिड। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह उलझे हुए धागे की सूरत में, यानी कि क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? खुद को कंडेंस करता है और इस तरह से क्रोमेटिड फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, सेंट्रियोल डिवाइड्स एंड मूव्स टू ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो कि डुप्लीकेट हो चुके होते हैं एस फेज के अंदर, वो क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं और एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज। इसमें जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है।
क्रोमोसोम स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क में धागे की फॉर्म में एक दूसरे से दूर और बिखरे हुए पड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंडेंस होते हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ कहाँ पर होता है, ये होता है लेप्टोटीन के अंदर। लेप्टोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, डेट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन का वर्ड आया है जाइगोट से। देखिए जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब दो गमीट्स एक दूसरे के पास आते हैं उनकी फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह जाइगोटीन में क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और पेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनकी जो पेयरिंग होती है, पेयर फॉर्म में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो किस में होती है, वो होती है जाइगोटीन के अंदर। और ये जो पेयरिंग होती है, जो अरेंजमेंट होती है, इसके लिए टर्म यूज़ होती है, डेट इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो है वो एक साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल टर्म है। पेयरिंग हो या फिर साइनेप्सिस हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि एक जैसी दो चीज़ों का अरेंजमेंट होना, यानी कि अरेंज होना, एक दूसरे के साथ आके लग जाना। अगर हम लोग बायो की लैंग्वेज में बात करें तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है साइनेप्सिस, और अगर इंग्लिश में देखें तो उसके लिए यूज़ होती है व्हाट, पेयरिंग। अब इसमें क्या होता है, जाइगोटीन में दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जो कि पहले एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसको एक अलग से लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लें। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो कि ग्लू की तरह ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ के रखते हैं, और इस ग्लू या इस बॉन्ड को कहा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लू की तरह दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है जिसे, जो कि होती है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का क्या मतलब होता है, देखें बाय का मतलब होता है दो चीज़ें। यहाँ पर अगर हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स की इस डायग्राम के अंदर बात करें तो कितने हमें होमोलोगस क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, हमें दो नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दो क्रोमोसोम है जो कि होमोलोगस है, बिल्कुल एक दूसरे के होमोलोगस है, वो आपस में एक पेयर फॉर्म में एक दूसरे के साथ आके अटैच हो गए हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बाइवेलेंट। अगर हम लोग ह्यूमन केस की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो बाइवेलेंट भी कितने प्रेजेंट होंगे, जाइगोटीन फॉर्म में हमें कितने बाइवेलेंट देखने को मिलेंगे ह्यूमन सेल के अंदर, हमने 23 बाइवेलेंट नज़र आएंगे। तो अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें तो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं बाइवेलेंट, और फिर एक और टर्म यूज़ होती है डेट इज़ टेट्राड। अब टेट्राड क्या है, देखिए यहाँ पर आपको कितने क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। क्रोमेटिड्स हमारे पास 4 हैं, हर क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला, दो हो गए, 3, 4। टेट्राड का क्या मतलब होता है, 4। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टेट्राड हैं, 4 टेट्राड हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास कितने टेट्राड होंगे, उनके पास कितने क्रोमेटिड्स होंगे, उनके पास 4 क्रोमेटिड्स होंगे, यानी कि उनके पास 4 टेट्राड होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइवेलेंट की टर्म यूज़ होती है, और क्रोमेटिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेट्राड की टर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट स्टेज आती है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो टाइम टेकिंग स्टेज होती है प्रोफेस 1 की, वो पैकेटिन स्टेज ही होती है। और ये जो पैकेटिन स्टेज होती है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। किन दो चीज़ों के दरमियान में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके दरमियान में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसके लिए टर्म यूज होती है क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होंगे, एक है ऑरेंज कलर का और एक है पर्पल कलर का। ये जो दो ऑरेंज कलर के और पर्पल कलर के क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स है।
और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, एक मिनट में ज़रा इसको, ये वाले जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं इनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती है। इस क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि इनके दरमियान में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और वो पॉइंट, वो जंक्शन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में, उस पॉइंट को, उस जंक्शन को कहा जाता है क्यासमेटा। ये जो क्यासमेटा है ना, इसको कहा जाता है, यानी कि क्यासमेटा की फॉर्मेशन होती है और क्रॉसिंग ओवर होती है। कहाँ पर होती है? दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में होती है। याद रखिएगा, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में नहीं होती, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में होती है। देखिए, एक ऑरेंज है और एक पर्पल है, इन दोनों के दरमियान में, यानी कि एक दूसरे के क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और क्यासमेटा की फॉर्मेशन होती है। क्यासमेटा क्या होता है? वो पॉइंट, वो जंक्शन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। अब इस क्रॉसिंग ओवर का पर्पस क्या होता है? यही क्रॉसिंग ओवर ही होती है जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, हम सब इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल आया है वो कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? वो हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है। 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमें हमारे फादर से मिले हैं। 23 क्रोमोसोम्स की जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है जेनेटिक मटेरियल, वो हमारी मदर से हुआ है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट है। ना तो हम लोग अपनी मदर जैसे होते, थोड़ा बहुत हम उनसे मिलते हैं, हमारा फेस, नोज, आइज वगैरह थोड़ी बहुत उनसे मिलती है, लेकिन बिल्कुल हम उन जैसे नहीं हैं, हम उनके क्लोन नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिस तरह की हमारी मम्मा है बिल्कुल हम लोग हूबहू उन जैसे नहीं, और ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल अपने फादर जैसे। सिमिलर चीजें हैं बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, हम लोग हमारे पेरेंट्स से भी टोटली डिफरेंट है, और उसके साथ साथ हम लोग हमारे सिबलिंग से भी डिफरेंट है। हमारे सिबलिंग के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है, और हम मेरे अंदर जो वो है जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे बहन भाइयों के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन मैं फिर भी अपने बहन भाइयों से भी मुख्तलिफ हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ हूँ। इसी तरह आप भी अपने पेरेंट्स से, आप भी अपने बहन भाइयों से क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। किस तरह से होते, किस वजह से होते हैं? वो होते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब होता क्या है? देखिए, यहाँ पर दो क्रोमोसोम हैं, जब उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास न्यू रिकॉम्बिनेशन आई है, ये वाली रिकॉम्बिनेशन आई है। अब ये रिकॉम्बिनेशन कैसे आई है? हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला यानी कि ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है, इसके ऊपर दो जीन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी? जीन ए प्रेजेंट है और जीन बी प्रेजेंट है। जी ए, लेट्स सपोज ये हमारे पास हमारे फादर से क्रोमोसोम आया है, ट्रांसफर हुआ है। ये जो ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो जीन ए है वो रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाइट की, यानी कि टॉल हाइट है। जो बी जीन है वो रिप्रेजेंट करती है आइस कलर को। आइस कलर क्या है? ब्लैक है। फादर की हाइट जो है वो टॉल है और उनकी जो आइस है वो ब्लैक है। जो पर्पल वाला है वो ट्रांसफर हुआ है, वो है हमारी मदर का क्रोमोसोम। अब उसके ऊपर भी दो जीन्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी कि रिसेसिव प्रेजेंट है। स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? शॉर्ट हाइट को, और स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन आइज को। यानी कि फादर जो है वो टॉल है प्लस ब्लैक आइज है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है शॉर्ट हाइट की प्लस ग्रीन आइज की। अब यहाँ पर जब इनके दरमियान में ये स्टेज आई है, यहाँ पर क्या हुआ है? इस स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला रिकम्बिनेशन आ गया। ठीक है, इसके रिजल्ट में, मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से सेल आते हैं। मैं इनको नाम दे देती हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर 1 और नंबर 4 है ये नॉन रिकम्बिनेंट है। नॉन रिकम्बिनेंट का मतलब है इनके अंदर किसी टाइप की चेंजेस नहीं आई, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पहले वाले क्रोमोसोम थे। यानी कि यहाँ पर क्या है? टॉल हाइट प्लस ब्लैक आइज, और यहाँ पर क्या है? शॉर्ट हाइट प्लस ग्रीन आइज। 1 और 4 बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि पेरेंट्स के अंदर थे, लेकिन चेंज कहाँ पर आया? चेंज आया है 2 और 3 के अंदर।
2 और 3 के अंदर यहाँ पर ये वाला चेंज आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, टॉल हाइट विद ग्रीन आइज हो गई है। अब टॉल हाइट और ग्रीन आइज तो हमें हमारे पेरेंट्स के अंदर वो मौजूद ही नहीं है। ये वाले जो हैं, ये वाले इसके अंदर तो मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा टॉल हाइट ग्रीन आइज। ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन हुआ। फिर जो नंबर 3 है, नंबर 3 के अंदर भी चेंजेस आई हैं। वहां पर क्या हो गया, शॉर्ट हाइट विद ब्लैक आइज हो गया। हमें हमारे पेरेंट्स के अंदर ब्लैक शॉर्ट हाइट ब्लैक आइज नजर नहीं आ रही। ये देखिए इसी तरह से क्या होता है, ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुए, चेंज आया है। और ये चेंजेस ये जो होती हैं, ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होती है, वो सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रही। मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ एक जगह बनाई है, पूरे क्रोमोसोम्स में बहुत मुख्तलिफ जगह पर हो रही होती है। और सभी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो रहा होता है, इस तरह से क्रॉस ओवर हो रहा होता है। इसी वजह से कहा जाता है वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल। हम लोग हमारे बहन भाइयों जैसे हैं, हम लोग हमारे पेरेंट्स जैसे सिमिलर हैं, उन जैसे हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। हमारे पेरेंट्स के अंदर भी क्या होंगे, आइज, नोज, 2 आंखें प्रेजेंट होंगी, 2 हाथ प्रेजेंट होंगे, 2 किडनी प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर चीजें प्रेजेंट होती हैं, हमारे बहन भाइयों के अंदर भी होती, लेकिन फिर भी हम लोग उनके आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट होते। जैसे कि यहाँ पर देख ले, फादर के अंदर टॉल हाइट थी, ब्लैक आइज थी, लेकिन जो नंबर 2 है उसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गई। हाइट टॉल है, लेकिन आइज का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। हाइट आइज जो है वो मदर साइड से आ गई। जो नंबर 3 है उसमें भी वेरिएशन आ गई, उसमें हाइट जो है वो शॉर्ट हो गई है, लेकिन आइज का कलर जो हो गया ब्लैक हो गया। और यही रिकम्बिनेशन की वजह से ही हम इंडिविजुअल यहाँ पर हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से ह्यूमंस के जो क्लोन है वो नहीं होते। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना हो तो हम तो बिल्कुल एक जैसे ही हों, कोई डिफरेंट ना हो, कोई बिल्कुल भी समझ ना आए कि कौन पेरेंट है, कौन सिबलिंग है, कौन उनके बच्चे हैं, कुछ भी समझ ना आए, सारे ही एक जैसे हों। और ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है, ये पैकेटिंग स्टेज में होती है। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है वेरिएशंस लेकर आना, तब्दीलियां लेकर आना। 4th स्टेज होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, क्यास्मेटा के पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यानी कि दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर अलग नहीं होते। वो जगह जहाँ पर, वो पॉइंट जहाँ पर क्यास्मेटा की फॉर्मेशन हुई होती है, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, वहां पर सिर्फ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो एक दूसरे से बाकी जगहों पर वो क्या होते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यास्मेटा इज क्लियरली विजिबल। डिप्लोटीन के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो डिप्लोटीन ही वो स्टेज होती है जहां पर क्यास्मेटा जो होता है वो बहुत अच्छे से नजर आ रहा होता है। बनता जो है क्यास्मेटा की जो फॉर्मेशन होती है वो पैकेटिंग स्टेज में होती है, लेकिन जो अच्छी तरह से नजर आता है वो किस स्टेज में नजर आता है, वो डिप्लोटीन स्टेज में नजर आता है। अगर इस स्टेज में हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो इसी तरह बटरफ्लाई फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, और क्यास्मेटा के पॉइंट पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। डिप्लोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डायाकाइनेसिस की, और ये क्या होते हैं, ये प्रोफेज 1 की बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। यहीं पर डायाकाइनेसिस के साथ ही जो प्रोफेज 1 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो कि कंडेंस होना स्टार्ट होता है, कहाँ पर, लेप्टोटीन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कंडेंस हो रहा होता है। जैसे ही डायकाइनेसिस आती है वो फुली तौर पर कंडेंस हो जाता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोआई होती है वो क्या होती है, मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर हो जाती है, मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। यहाँ पर जो माइटोटिक अपरेटस होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके साथ डायकाइनेसिस के साथ ही प्रोफेज 1 जो होता है वो खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट स्टेज जो हो जाती है वो आ जाती है मेटाफेज 1 की। और अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो हमें इसी तरह से बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर नजर आएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोफेज 1 के एंड में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और किस तरह से जो सेल होते हैं उसके अंदर कौन कौन से इवेंट हो चुके होते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, और जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो इस तरह से ऑपोजिट पोल में मूव कर रहे होते हैं। 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्यास्मेटा की फॉर्मेशन होती है। उस पॉइंट पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है उस पॉइंट को कहा जाता है क्यास्मेटा। साइनेप्सिस क्या होती है, जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में दूसरे के साथ
पेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, उसको कहा जाता है साइनेप्सिस होना। उसके अलावा टेट्राड, टेट्राड क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स के अकॉर्डिंग अगर क्रोमेटिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेट्राड का वर्ड यूज होता है, और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाइवेलेंट की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमें क्रोमोसोम्स किस तरह से देखने को मिलता है, तो हमें क्रोमोसोम इस तरह से बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर ही नजर आता है। और अगर पोलैरिटी की बात करेंगे, कौन कौन सी पोलैरिटी होती है, क्या क्या होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 ही होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर। सेंट्रोमियर भी 46 मिलेंगे और क्रोमेटिड्स जो है वो हमें 92 मिलेंगे, क्योंकि एस फेज के अंदर डुप्लीकेशन हो चुकी होती है। और ये सारे इवेंट कहाँ होते हैं? प्रोफेज के एंड में हमें ये चीजें मिलती हैं, और ये सब चीजें इवेंट्स हो चुकी होती हैं प्रोफेज 1 की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर।